गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ में, जिसमें अपने अपने कल के वीडियो में पढ़ा मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश के बारे में वो संपूर्ण जानकारी पढ़ी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है। हमने कल और परसों के पैट एग्जाम में देखा कि जितने वीडियो हमने अभी तक बनाए हैं उन सभी वीडियो में से कहीं ना कहीं से एक या दो क्वेश्चन हर एक वीडियो में से देखने को मिला, चाहे वो महात्मा बुद्ध के बारे में रहा हो या आपके किसी भी अन्य धर्म के बारे में जो भी हमने चर्चाएं की हैं, उन सभी चर्चाओं से मिलकर जो है कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे वहां बना था। जैसा कि हमने पहले ही वीडियो में जो हमने अपना पहला वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था आपको कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह रहा होगा वही हमें कल भी पहले ही क्वेश्चन में देखने को मिल गया। इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन हमें ऐसे देखने को मिले जो हम बताते गए और वो हमारे सिलेबस में से आपको मिलता चला गया। आज की बात करेंगे, हम आज के लेक्चर की बात करेंगे वीडियो में, क्योंकि क्वेश्चन मिलने का जो है तात्पर्य इस तरीके से होता है क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हम वहां से चर्चा करते हुए आते हैं, हम आपको संपूर्ण कहानी बताते हुए आते हैं। उस कहानी से हमें ये ज्ञात होता रहता है कि कौन सी कंडीशंस कब घटी होगी और कहाँ किससे जाके जो है एक दूसरे से रिलेटेड हो जाती होगी। जैसा कि बार बार मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रहा है कि मुझे बार बार सजेस्ट किया जा रहा है कि सर आप जो है मॉडर्न पर वीडियो बनाइए। सबसे पहले अगर हम बात करें एंशिएंट के बाद मेडिवल के बाद मॉडर्न, में तीनों ही आपको पूरी कंप्लीट कराऊंगा। कल जैसे कि मॉडर्न में बहुत सारे हमें क्वेश्चन देखने को मिले तो हमारे यहाँ के बच्चे पहले से ही हमसे स्टडी करते हैं तो उन्होंने बताया कि सर जिस तरीके से आपने मॉडर्न को कहानियों से जोड़ा है उन कहानियों के अर्थ से हमने जो है सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व आउट कर लिए। हमें पता था कि कौन सी घटना कब घटी होगी, कब आपने बंगाल विभाजन के बारे में विशेष रूप से चर्चा की होगी और बंगाल विभाजन में सारी कारण बताए होंगे और ये तक बताया था आपने कि जब ये चीजें नहीं मानी गई होंगी तो इन लोगों ने क्या करने की आगे रणनीति बनाई होगी। उन्हीं रणनीतियों को, उन्हीं चीजों को पढ़ने के बाद वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके आसान होते चले गए। आपने अपना बताया कि क्या हुआ था जब भारत में जब हम ये ब्रिटिश सरकार रह रही होगी और पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ होगा तो उसके परिणाम देखने के बाद क्या क्या हमारे आगे परेशानियां पड़ी होगी, क्या क्या मुस्लिमों को परेशानी पड़ी होगी, उस वजह से जो है कौन सा आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया होगा और उस आंदोलन में केवल मुस्लिम ने ही नहीं, हिंदुओं ने नहीं और किन धर्म लोगों ने विश्वास से उसमें अपना आत्मसमर्पण किया होगा। कैसे कैसे आपने हमें बताया था कि जो है कैसे कैसे इस मस्जिद पर जाकर एक हिंदू धर्म गुरु जो होगा उसने जो है जाके प्रोत्साहित किया होगा मुसलमानों के लिए भी। कैसे कैसे सारी कंडीशन हमें धीरे धीरे याद होती चली गई और उस हिसाब से हमारा पेपर बहुत अच्छा हो गया। तो मेरा विश्वास है, मैं आपको ये सारी बात इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप जो है डेली मेरे लेक्चर को सुनते रहेंगे तो आपको क्वेश्चन अपने आप कहानी वाइज आपको याद होते जाएंगे। एक बार फिर से चर्चा करते हुए चलेंगे मौर्य वंश के बारे में और मौर्य वंश की चर्चा करते हुए उन्हीं टॉपिकों को आगे लंबा खींचते हुए बताएंगे कि इन कहानियों में और हमें क्या क्या कहानी जुड़ जाती है। जैसा कि हमने सबसे पहले अगर बात करें, हमने मौर्य वंश के बारे में चर्चा कर रहे थे तो मौर्य वंश में हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या हमने चर्चा कर रखी है और अब कौन कौन सी कहानी एक दूसरे से जुड़ेंगी। देखिए सबसे पहले अगर बात करें, हम करें मौर्य वंश की चर्चा, तो मौर्य वंश में हमने आपको ये बताया था कि धनानंद बैठा हुआ होगा और धनानंद को जो है वो एक भोगी विलासी शराबी प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा होगा जिससे चाणक्य समझाने के उद्देश्य से आए होंगे। अलेक्जेंडर द्वितीय को जो है का जो भारत की तरफ को आगमन हो रहा था उस आगमन को रोकने के उद्देश्य से धनानंद यहाँ पर आए होंगे। धनानंद के राजपाट में चाणक्य आए होंगे, चाणक्य का अपमान किया गया, ये सारी कहानी हमने आपको बता दिया था। हमने आपको कहा था मौर्य वंश आप देखो किस तरीके से कड़ी वाइज हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने धनानंद के बारे में पढ़ा कि धनानंद किस प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके बाद हमने पढ़ा कि वहां पर कौन आए, तक्षशिला यूनिवर्सिटी से चलकर वहां के तक्षशिला यूनिवर्सिटी के जो गुरु रहे होंगे जिनका नाम चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, अजय, इस तरीके से मैंने बहुत सारे नाम आपको बताए। तो चाणक्य आए होंगे, चाणक्य का अपमान किया, वो सारी कहानी हमने आपको बता दी। किस तरीके से कितने दिन तक ये चाणक्य वहां पर उनके दरबार में रहे होंगे ये कहानी हमने बता दी। किस तरीके से अपमान में ये लुढ़कते लुढ़कते नीचे गिर गए, चोटी खुल गई, इन्होंने सौगंध ले ली होगी। चाणक्य हो गए, चाणक्य का अपमान की बात हो गई। अपमान में ही अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पे इनकी सौगंध की बात कर देंगे, किस तरीके का इन्होंने पढ़ लिया होगा, ये सारी बातें हमने अपने वीडियो में कर ली थी। इसके बाद हमने देखा कैसे कैसे इन्होंने एक बच्चे को उठाकर लेकर गए होंगे जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य रहा होगा, जिसकी उम्र हमने उस दिन बता दी थी आपको 16 वर्ष की उस समय आयु रही होगी। और चंद्रगुप्त मौर्य में हमने आपको बता दिया मौर्य वर्ड कहाँ से जोड़ा गया, ये कहानी भी हम आपको बता चुके थे पूरी। मौर्य वंश जोड़ने का कारण बता चुका था, बता चुके थे कैसे कैसे इनकी मां ने इन्हें बचाया होगा और इनके पिता की कैसे हत्या हुई होगी और किसने हत्या की, हम अपने सारा पिछले वीडियो में आपको ये चर्चा कर चुके हैं।
इसके बाद जब हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने आपको बता दिया था, तो धीरे धीरे हमने चाणक्य की और कहानियां बताना स्टार्ट करनी। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के आधार पर हमने आपको बताया कैसे कैसे चंद्रगुप्त मौर्य का बचपन रहा होगा, मौर्य के नाम की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। 16 वर्ष में जाके इनका एक एडमिशन हुआ होगा तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, और 8 वर्ष तक वहां पे ज्ञान अर्जित किया होगा, और 24 वर्ष में इन्होंने पहला आक्रमण कर दिया होगा। 24 वर्ष पर इनका जो है मगध पर आक्रमण कर दिया इन्होंने, जिसमें मैंने आपको सेना भी बता दी थी। 5000 की सेना रही होगी, प्लस चाणक्य साथ में रहे होंगे, और सेना में आक्रमण कर दिया होगा तो बुरी तरीके से हारे होंगे। और हारने के बाद देखो कहानी हमने आगे जोड़ी थी, एक बूढ़ी महिला की जो है झोपड़ी में जाके छुप गए, बूढ़ी महिला की, और वहां पे इन्होंने खिचड़ी खाई, और खिचड़ी से इन्हें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ होगा ये बात भी हमने सारी पढ़ ली थी। इन्हें किस बात की जो है बूढ़ी महिला ने समझाया होगा एक एग्जाम्पल देते हुए। उसके बाद ये चले गए होंगे, अपनी सेना को दोबारा से तैयार किया। ये सारी कहानी बढ़ते हुए हमने आगे बताया आपको 317 बीसी में जो है सेल्यूकस पर इन्होंने आक्रमण किया होगा। हमने छठे नंबर पे बताया था आपको 317 बीसी पर सेल्यूकस पर इन्होंने आक्रमण किया। और सेल्यूकस कौन था हमने बता दिया था, ये सेनापति था। किसका सेनापति था? अलेक्जेंडर का सेनापति था। उसका एक दास था अलेक्जेंडर द्वितीय, यानी सिकंदर महान जब भारत से जा रहे होंगे तो उसे यहीं छोड़ गए थे कि जिससे कि जब मैं कभी भविष्य में आऊं तो ये व्यक्ति मुझे मेरे लिए पहले से यहाँ पे काम करता हुआ मिले। इस पर इन्होंने आक्रमण किया होगा। आक्रमण करने की जगह मैंने आपको पंजाब बता दी थी, पंजाब इन्होंने जीत लिया होगा। जीतने के बाद धीरे धीरे अपनी सेना को और आगे बढ़ाते बढ़ाते इन्होंने 315 बीसी में, यानी 2 साल बाद जो है धनानंद पर आक्रमण कर दिया होगा। और मैंने आपको बताया था, आपको 1 2 3 4 5 6 7 315 बीसी की अगर बात करें तो धनानंद पे आक्रमण करा है। और धनानंद पे आक्रमण में मैंने आपको बताया इसमें इन्होंने किसका साथ लिया? पोरस ने इनकी साथ दिया है। मैंने पोरस के बारे में भी कहानी आपको बता दी थी 315 बीसी के बारे में। इसके बाद जब इन्होंने जो जीत लिया होगा तो चाणक्य ने सोचा कि जो है मैं इनकी जीवन को और ज्यादा सुरक्षित कर दूं, इसलिए चाणक्य ने एक लकड़ी का महल बनवाने की बात कही, और एक लकड़ी का महल बनवाया गया, जिसके लकड़ी के महल के बारे में मैंने आपको बताया था 8वें नंबर पे। अगर बात करें लकड़ी का महल हमने आपको बता दिया था, और लकड़ी के महल में आपको ध्यान होगा शायद हमने आपसे बोला था 16 किलोमीटर चौड़ा और 5 किलोमीटर इसके लंबाई में रहा होगा। 16/5 में ये आपका लंबाई चौड़ाई इसकी रही होगी। इसके साथ साथ हमने बता दिया था इसके साथ में इसके 4 दीवारी की गई, और 4 दीवारी से पहले क्या था, एक खाई पाई गई जो 30 हाथ गहरी खाई थी। मैंने आपको ये बता दी थी 30 हाथ गहराई खाई थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो गहरी हो गई, और चौड़ाई में भी हमने आपको बोल दिया था 185 मीटर इसकी चौड़ाई रही होगी। और इसके अंदर क्या रहा करते थे, मगरमच्छों के बारे में बता दिया था, जिससे कि कोई भी बाहरी व्यक्ति इस महल पर आकर आक्रमण ना कर दे। मगरमच्छ के बारे में भी हमने आपको बता दिया था। इसके बाद क्या हुआ होगा, ये सारी बातें पढ़ने के बाद एक बात और कभी कभी जो डीपली पूछ लेता है, इसमें बुर्ज के बारे में पूछ लेता है। बुर्ज का मतलब मैंने आपको बताया था दरवाजे और खिड़कियों से होता है, तो 64 बुर्ज हैं इसमें, छोटे बड़े 64 दरवाजे हैं। ये सारी बात हमने सीख ली थी। इसके जब आगे बढ़े तो हमने देखा इन्होंने एक बार फिर से, अभी हमने कब आक्रमण करा था, इन्होंने 317 बीसी में करा था। अब 305 बीसी में जाके इन्होंने पुनः दोबारा से आक्रमण करा सेल्यूकस पर, और सेल्यूकस को आक्रमण करने के बाद सेल्यूकस को संधि करनी पड़ी। और संधि में मैंने आपको बता दिया था इन्होंने 4 इलाके दिए, सेल्यूकस ने इन्हें 4 इलाकों के नाम हमने आपको बता दिए थे पिछले वीडियो में, आप जाकर एक बार फिर से देख सकते हैं, जिसमें 4 इलाके हमने बोले थे आपको। इसका नाम हमने काबुल, हेरात, बलूचिस्तान और कांधार करके बोला होगा। ये बात हमने पढ़ ली थी। जब इन्होंने 4 इलाके दिए होंगे तो इससे खुश होकर इन्होंने क्या करा, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें 500 हाथी दिए। तो देखो जब ये कहानियां पीछे वाले वीडियो में से आप पढ़ लेंगे तो आपको खुद लगेगा कि सर ने हमसे क्या कहा। सर ने ये कहा संधि हुई, संधि में 4 इलाके मिले, 4 इलाके के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को मिले हैं, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए हैं। तो 500 हाथी की कहानी भी हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। 500 हाथी दिए। हाथी इसकी सेना में पहले थे नहीं, 500 हाथी इसने जब देखे होंगे तो अपनी सेना को बहुत मजबूत समझा, और समझने के बाद इसने सोचा कि क्यों ना मुझे भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो इसने अपनी बेटी, तो मैंने आपको बता दिया जब 500 हाथी दिए होंगे तो इसने अपनी बेटी का विवाह करा दिया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, जिसका नाम मैंने आपको हेलेना और कार्लेनिया बताया। दोनों ही नाम इसी के एक के ही हैं। ये भी कहानी आपको पता है, मैंने हेलेना और कार्लेनिया की शादी के बारे में बता दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य की शादी भी हमने पढ़ ली थी। आगे अगर बात करें, फिर हमने आपसे कहा था सेल्यूकस का एक बहुत विश्वासी व्यक्ति था। 11वें पॉइंट में अगर बात करें
एक विश्वासी व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, आपको मैगस्थनीज करके नाम बोल दिया होगा मैंने, उसका नाम मैगस्थनीज था। और मैगस्थनीज को ये उनके दरबार में भेजता है और 304 बीसी से 299 बीसी तक ये मैगस्थनीज इनके दरबार में रहेगा, 5 साल तक रहेगा। और 5 साल रहने के बाद भारत की दशा को बहुत अच्छे से समझेगा और समझने के बाद भारत के ऊपर कोई पहली पुस्तक लिखी गई। खूब चला चला के उस दिन मैंने आपसे कहा था कि भारत के ऊपर एक पहली पुस्तक, जो आज तक भारत पर कोई किताब ही नहीं लिखी गई थी, वो एक पहली पुस्तक लिखी गई जिसका नाम इंडिका होगा। ये बात हमने पढ़ ली थी। जब इंडिका पुस्तक के बारे में अगर बात करें तो मैं थोड़ा सा इंडिका पुस्तक को और डीपली बता देता हूँ जो आप नहीं जानते। केवल आप इतना जानते हैं कि जो है इंडिका किसने लिखी है, मैगस्थनीज ने लिखी है। इंडिका किसने लिखी, मैगस्थनीज ने। अब इंडिका है क्या, भारत के बारे में चर्चा है इस पुस्तक में। और देखिए कहाँ से हमें ये प्राप्त हुई। इंडिका लिखी गई होगी, लिखने के बाद ये सारी के सारी जो पुस्तकें जो है लाइब्रेरी हमारी बेकार कर दी गई। हमने आपको पीछे बताया रखा है इस बात को। अगर हम इसकी बात करें तो मैसूर के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम था आर क्षमा शास्त्री। ठीक है, कहाँ के हैं, मैसूर के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम आर क्षमा शास्त्री है। इन्होंने एक लाइब्रेरी से एक एक करके पन्ना इकट्ठा किया इसका। कहां से, लाइब्रेरी से। मैं आपको शॉर्ट में कहानी बताते हुए जा रहा हूं। लाइब्रेरी से एक एक पन्ना इकट्ठा किया। और पन्ना इकट्ठा करने के बाद देखिए कब तक लाइब्रेरी इनकी बात करी जाए तो 1905 से 1909 तक ये इकट्ठा करते रहे। 1905 से 1909 लगभग 5 साल पढ़ते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 5 साल तक एक एक पन्ना करके इन्होंने खोजा। और खोजने के बाद जब इन्होंने लगाया होगा सही से तो हमें ये देखा इन्होंने कि उसके 15 भाग मिले, 15 भाग मिले। और 15 भाग के साथ साथ कभी आपसे उपभाग पूछे तो आप बोलेंगे 180 उपभाग मिले हैं। देखिए वीडियो यहां से इंपोर्टेंट हो जाता है, किसी को इस बात की जानकारी नहीं है। 180 उपभाग मिले और उसके साथ साथ 6080 श्लोक मिले। इसमें 6080 श्लोक थे और 6080 श्लोक के साथ साथ अगर और चर्चा की जाए तो ये पूछ लेता है कौन सी शैली में लिखी थी, तो ये चंपू शैली में लिखी हुई है। और चंपू शैली का मतलब ये होता है जो चीजें, जो कहानियां, जो बातें लिखी गई हो जिसमें गद और पद दोनों का उपयोग किया गया हो, गद भाषा में भी हो और पद में भी हो, दोनों गद और पद मिलाकर जो लिखी जाती है उसे चंपू शैली बोली जाती है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, आज तक जो हमने इंडिका के बारे में सही से नहीं पढ़ा हो तो हमने आपको बता दिया। इंडिका लिखने वाली, इंडिका पहली पुस्तक है जो भारत के ऊपर लिखी गई। भारत के ऊपर इससे पहले कोई पुस्तक नहीं लिखी गई, तो इंडिका पुस्तक है जो किसी विदेशी द्वारा पहली बार लिखी गई है। पहली बात। दूसरी बात हमने देखा कि सेल्यूकस ने भेजा था, किसके दरबार में भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के। और ये 5 साल तक रहा, जिसका मैंने टाइम पीरियड आपको ये पूरा लिख दिया। 304 से 299 बीसी तक ये रहा होगा हमारे यहाँ मैगस्थनीज, और 5 साल तक भारत की दशा को देखा होगा। तो इंडिका पुस्तक में भारत की दशा के बारे में बताया गया कि भारत कितना समृद्ध है, कैसे लोग यहाँ पे खेती किसानी करते हैं, कैसे कैसे लोगों का खान पीन है और कितना ये लोग फ्री रहते हैं हर एक चीज से। इसके साथ साथ फिर मैंने ये बताया किताब लिख गई होगी, लिखने के बाद ये नष्ट हो गई, बेकार हो गई। और उसकी कहानी में हमने आपसे बोला कि मैसूर के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम आर क्षमा शास्त्री है। उन्होंने लाइब्रेरी में एक एक पन्ना करके खोजा और खोजने के बाद 1905 से 1909 तक खोजते रहे और 15 भाग और 180 भागों में बाद में ये डिवाइड हुई। और उसके बाद हमने बताया 6080 श्लोक है, इसमें 6080 श्लोक हैं जो चंपू भाषा में पाए जाते हैं। गद और पद दोनों भाषाओं में लिखी हुई है। ये बात शायद इंडिका के बारे में बहुत कम आपको नॉलेज हो, तो यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई। अब 12वां पॉइंट आपको एक बार फिर से समझाते हैं। हमने 11 पॉइंट में क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से पढ़ेंगे। हमने मौर्य वंश के बारे में जब बात करी तो हमने कहा धनानंद का खात्मा हुआ होगा। धनानंद एक शराबी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, भोगी विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसे खत्म करने के उद्देश्य से मौर्य वंश को आगे बढ़ाया गया होगा। सबसे पहले हमने बताया कि हुआ क्या था, चाणक्य इनके धनानंद के दरबार में गए थे, किस बात से कि अलेक्जेंडर द्वितीय कहीं यहाँ पर भारत में आक्रमण ना कर दे। चाणक्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी के गुरु थे, वो इनके दरबार में 2-3 दिन तक पैदल चलते रहे और जो है मगध तक पहुंचे। और पहुंचने के बाद इन्होंने दरबार में इंतजार किया, इंतजार में देखा कि यह शराब वराब पिए हुए बेकार था बिल्कुल। 3 दिन बाद इसकी जाके मुलाकात होगी चाणक्य से, और चाणक्य से मुलाकात के बाद ये चाणक्य का अपमान करेंगे। और अपमान में मैंने आपको बताया उन्होंने सौगंध ले ली। सौगंध में बताया चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, उस समय 16 वर्ष की आयु थी। मौर्य के बारे में हमने बता दी किस तरीके से मौर्य के सरनेम की चर्चा हमने
कर लिए, मौर्य कैसे बने होंगे, ये सारी बातें हमने चर्चा कर चुके हैं। आपको आगे बढ़ेंगे। देखिए, इंडिका तक पुस्तक तक हमने बात बता दी, उसके बाद हम आपको बात करेंगे। हमने आपसे कहा कि विदेशी व्यक्तियों ने भारत में देखा कि भारत में ये पहला ऐसा राजा था जिसके पास 1 लाख और 6 लाख की सेना रही होगी। तो उन विदेशी व्यक्तियों के बारे में भी हमने पिछले व्यक्ति में उनके बाकायदा नाम के साथ साथ बता दिया। अब केवल मैं आपको ये बता दूं, विदेशी व्यक्तियों ने क्या बोला है, इसे 1 लाख की सेना की वजह से इसे एंड्रोकोटस बोला गया, और अगर बात करें 6 लाख की सेना की वजह से इसे सैंड्रोकोटस बोला गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस इसे बोला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को बोला जाएगा क्या, इसकी सेना बहुत ज्यादा बड़ी रही होगी उस समय। ये बात आपने पढ़ ली। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमने ये भी पढ़ा दिया था आपको कि 12 वर्ष तक इसके यहाँ अकाल पड़ा रहा, सूखा पड़ा रहा, जिसकी वजह से लोग बाग मरने लगे, कंकाल बनने लगे, ठीक है, पेड़ पौधे सब सूख गए, जानवरों की मृत्यु होने लगी, बच्चे बूढ़े सब की मृत्यु होने लगी। तब इसे बहुत पछतावा हुआ होगा और जाकर इसने क्या करा, एक सभा बुलाई। सभा में सभी लोगों से पूछा कि क्या कारण है 12 साल तक एक भी बूंद मेरे जितना भी क्षेत्र है उसमें एक भी बूंद नहीं पड़ी है, बिल्कुल सूखा पड़ता जा रहा है। तब जाके लोगों के जो है मन में बहुत सारे सवाल होंगे उस सभा में, बट लोगों ने उत्तर देना उचित नहीं समझा। मगर एक जैन धर्म के व्यक्ति बैठे हुए थे जिनका नाम हमने आपको बताया भद्रबाहु ने इन्हें बताया कि 12 साल का जो सूखा पड़ा हुआ है वो आपकी ही कमियों से पड़ा हुआ है। 12 वर्ष का अकाल के बारे में इन्होंने बताया कि आपने जो नरसंहार किया है, इस नरसंहार की वजह से, आपके पापों की वजह से इसका फल प्रजा को भोगना पड़ रहा है। और जब प्रजा को इन्होंने बताया होगा तो ये कहानी में हमने पढ़ लिया। उसके बाद इसने क्या करा, अपने आप को जो है ये सारे दोषों से मुक्त करने के लिए ये श्रवण बेलगोला चले गए होंगे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला चले गए। और किसके साथ गए? भद्रबाहु के साथ गए। जैन धर्म का पवित्र स्थान बोला जाता है। वहां जाकर इन्होंने संलेखना या संथारा विधि से अपने प्राण त्याग दिए। और संलेखना और संथारा विधि क्या होती है, पिछले लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया है। इसके बाद हमने बताया जब ये गया होगा तो अपना राजपाट छोड़ के चले गए होंगे, और राजपाट छोड़ने के बाद इन्होंने अपने बेटे को जो राजपाट दिया होगा। और बेटे के साथ साथ जो इसके भी प्रधानमंत्री रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के, जिनका नाम चाणक्य था, चाणक्य से ये कहकर गए कि आप मेरे बेटे की जो है हर तरीके से इस राज्य में इनका ध्यान रखेंगे, कैसे कैसे इसे राजा के लिए आगे बनाना है, ये अब आपके जिम्मेदारी में रहेगा। तो बिंदुसार इसके बेटे का नाम था, बिंदुसार को ये दे गए होंगे। बिंदुसार के बारे में हमने कई सारी कहानी आपको कल समझा दी थी अपने लेक्चर में। बिंदुसार के बारे में हमने आपको बता दिया था कि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जीवित रखने के उद्देश्य से, कोई नहीं मार दे उसके उद्देश्य से इन्हें बचपन से जहर देते हुए जाते थे। और जहर देने में इनके खाने में इतना जहर हो जाता था चंद्रगुप्त मौर्य के कि अगर कोई व्यक्ति सूंघ भी ले तो भी मर जाए उससे। एक दिन क्या हुआ होगा, महारानी ने इनकी थाली में से एक निवाला खा लिया। महारानी गर्भवती रही होंगी चंद्रगुप्त मौर्य की बीबी, और जब एक निवाला खा लिया अचानक चाणक्य पहुंच गया। चाणक्य ने देखा कि अगर ये निवाला पेट में पहुंच गया तो बहुत ज्यादा घातक हो जाएगा, जो बच्चा है वो मारा जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या करा, उनकी गर्दन काट दी, तुरंत गर्दन काट दी, महारानी मर गई। इनकी गर्भ से बच्चे को निकाला गया। पूरी कहानी अगर हमारी ये सुन रही है आपको तो पिछला वीडियो देखेंगे आप, ठीक है। तो इसमें मैंने बता दिया गर्भ से बच्चा निकाला गया। जब तक बच्चे को निकाला गया उस जहर की एक बूंद जो है बच्चे के माथे तक पहुंच चुकी थी, और माथे तक पहुंचने की वजह से वो नीले रंग की बूंद जो पड़ गई उस वजह से बिंदु पड़ गया। इस वजह से इसका नाम बिंदुसार पड़ा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म हमें ये भी बताते हैं कि जब इसे बच्चे को निकाला गया होगा तो इससे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, गर्माहट चाहिए थी, इसलिए 7 दिन तक, प्रत्येक दिन तक एक एक बकरी का गर्भ यानी पेट फाड़ के क्या करा गया होगा, इस बच्चे को उसमें रखा गया। और रखने के बाद तब इसका नाम पड़ा बिंदुसार। सार मतलब बकरी होती है, ये बात आपको पता चल गई होगी। बिंदुसार की नाम की कहानी बता दी। देखिए इसके एक नाम नहीं है, इतिहास इसे कई नामों से पुकारता है। कई नामों से अगर पुकारें तो इसे देखो, जैन धर्म की जो पुस्तक है, जैन धर्म की पुस्तक कहती है इसका नाम सिंहसेन बताती है। तो आपसे पूछा जा सकता है सिंहसेन किसका नाम है, तो आप ध्यान रखेंगे ये सिंहसेन नाम जो बताया गया है वो जैन धर्म में बताया गया है। जैन धर्म के अनुसार इसका नाम क्या रखा गया है बिंदुसार का, तो बता देंगे सिंहसेन रखा गया है। सिंह का मतलब शक्ति का प्रतीक बोला है इसे। क्या बोला है? शक्ति का प्रतीक। आपसे पूछे तो आप तुरंत बता देंगे सिंहसेन का अर्थ यहाँ पे शक्ति का प्रतीक है। चलिए आपको 2 नाम पता चल गए, बिंदुसार और सिंहसेन जैन धर्म में जो दिया गया है। एक नाम दिया गया है संस्कृत में से अमित्र घात करके बोला गया है। आपसे पूछ ले तो आप तुरंत बता देंगे। एक नाम और है इसका अमित्र घात।
ये कौन सी भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ पूछ ले तो आप ध्यान रखेंगे, अमित्रघात यानी दुश्मनों का क्या हो जाएगा? शत्रुओं का नाश करने वाला। इसका नाम है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। देखिए अर्थ भी आपको पता चलते चले जा रहे हैं, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अन्य नाम की बात करें, 3 नाम आपने पढ़ लिए, बिंदुसार, सिंहसैन और अमित्रघात, ये नाम आपने पढ़ लिए। एक और नाम लिया गया है, उसका नाम है अमित्रचेटस। तो अमित्रचेटस के बारे में पूछा जाता है, तो ये पुराणों अमित्रचेटस ये यूनान से लिया गया है। अमित्रचेटस ये यूनानी नाम है, इसका यूनानों ने दिया है। यूनान के जो यहाँ पे व्यापारी आते होंगे उन्होंने इसे अमित्रचेटस करके बोला है, ये बात आपको याद हो गई होगी। इसके बाद लास्ट एक नाम और बता देता हूं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट हो जाता है, तो आप इसका नाम याद रखेंगे, भद्रसार, जो पुराणों से लिया गया है। क्या नाम बताया सर ने? भद्रसार। और ये भद्रसार जो नाम कहां से लिया गया है? आपका पुराणों से लिया गया है। ठीक है, ये भी बात आपको याद हो गई। आगे बढ़ेंगे तो मैंने आपसे ये बता दिया था कि चाणक्य की मृत्यु हमने आपको समझा दी थी, कैसे कैसे इसके कान भरे गए होंगे जब ये बड़ा हो गया होगा, राजा बन गया होगा, किस व्यक्ति ने इनके कान भरे हैं, और कान भरने के बाद चाणक्य को क्या करा होगा? चाणक्य ने त्याग कर दिया इनके राजपाट का, चाणक्य सन्यासी बन गए। सन्यासी बनने के बाद जो कुटिया में रह रहे होंगे तो इन्हें कौन सी बीमारी से पीड़ित हो गए, इसके बाद ये उस बीमारी से पीड़ित होकर लेटे हुए होंगे, तो इस उसी व्यक्ति ने जिसने जो है इसके बिंदुसार के कान भरे थे, उस व्यक्ति ने आके किस प्रकार इनकी हत्या की होगी, ये सारी बात हमने आपको चाणक्य की हत्या के बारे में आपको सारी बातें हमने समझा दी थी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं बिंदुसार के बारे में और आगे डीपली समझेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और बनता है बिंदुसार के बारे में, तो बिंदुसार के बारे में आप याद रखेंगे, बिंदुसार एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा बना है, बहुत बड़ा प्रतापी राजा बना है। और बड़ा राजा बनने के बाद हुआ क्या? इसने सीरिया के राजा पे आक्रमण करा और सीरिया के राजा से इसने 3 चीजें मांगी। अब सीरिया की राजा अलर्ट हो गया, बोले इतनी बड़ी सेना है, इतना बड़ा राजा है, इतना बुद्धिमान राजा है, तो मैं अगर इससे जो है क्या नाम है 3 चीजों की इसकी जो है पूर्ति ना करूं तो ये क्या करेगा? ये तो मुझे मार देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सीरिया पर आक्रमण करने वाला राजा के नाम पूछ रहे तो बिंदुसार है। और उस समय अगर सीरिया पे राजा कौन था, हम लोगों ने ये तो पढ़ा है, सीरिया से डिमांड करी 3 चीजों की, और तीनों चीजें ज्यादातर ऑलमोस्ट जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन्हें ज्यादातर पता होगी क्या चीजें थी। बट सीरिया का राजा पूछा जाता है, तो अगर राजा आपसे पूछा जाए तो सीरिया पर उस समय जो राजा था उसका नाम था एंटियोकस। एंटियोकस नाम था इसका। इससे 3 वस्तुओं की डिमांड की गई है। किसकी डिमांड की गई है? 3 चीजों की इस पर डिमांड की गई है। 3 चीजों में अगर बात की जाए क्या क्या है वो आपसे लेक्चर में पूछेगा, तो आप 3 चीजों में बताएंगे। नंबर 1 सूखी अंजीर, नंबर 1 सूखी अंजीर। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है सूखी अंजीर की डिमांड किसने की है, तो आप बता देंगे तुरंत। दूसरे नंबर पे अगर आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे मीठी शराब। ये देना तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, बहुत ज्यादा आसान है कि अपने देश से सूखी अंजीर भी दे देगा इंसान, मीठी शराब भी दे देगा। बट तीसरी चीज की जो डिमांड की गई है वो थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई इसके लिए। तीसरी चीज थी दार्शनिक, और दार्शनिक वो होता है जो कई देशों के बारे में और बहुत सारे देशों के बारे में जानकारी रखता है, उसके साथ साथ अपने देश के बारे में तो संपूर्ण जानकारी रखता है, वो अपने राजपाट के बारे में, अपने राजा के बारे में संपूर्ण जानकारी रखता है। तो दार्शनिक देना इसके लिए बहुत कठिन था। इसने सोचा कि अगर मैं इसे दार्शनिक दे दूं तो क्या होगा, मेरे लिए ही खतरा हो जाएगा। तो दार्शनिक इसने नहीं भेजा है। 2 लोगों की इसने डिमांड पूरी कर दी और इसने ये कह दिया कि दार्शनिक मेरे पास है नहीं। अगर मेरे पास मेरी सभा में कोई ऐसा मैंने देखा, अगर जो है कोई ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिला तो मैं आपके पास जरूर भेजूंगा। तब ऐसी कंडीशन में होगा क्या, ये बाद में ना बार बार कहने की वजह से बार बार कहा जाएगा इससे कि दार्शनिक भेजो, दार्शनिक भेजो, तो ये दार्शनिक को भेजेगा। ठीक है, ये दार्शनिक को भेजेगा। तो उस समय दार्शनिक का नाम पूछ ले आपसे, तो ध्यान रखना एक दार्शनिक भेजा है इसने, सर ने बताया है। अभी तक हमें जो है ये पता नहीं था कि बाद में से दार्शनिक भेजना पड़ा। तो उस दार्शनिक का नाम आपसे पूछा जाए तो दार्शनिक का नाम आप बता देंगे, उसका नाम था डायमेकस। क्या नाम था? डायमेकस।
तो यहां तक हमने आज बहुत सारी डिटेल पढ़ ली इसके बारे में। अब इसके बारे में, बिंदुसार के बारे में, इसके परिवार के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए चर्चा में हम क्या करते हैं, वर्बली आपको बता देते हैं, कल हम आपको इसके बारे में लिख के बताएंगे। देखिए कहा यह जाता है कि बिंदुसार ने बहुत सारी शादियां की, जिसपे इतिहास हमें लगभग 500 शादियों के बारे में चर्चा करता है। कुछ शादियों के बारे में मैं आपको बता दूं, देखो राजाओं के बारे में मगध में हमने पहले ही पढ़ लिया था जब बिंबिसार से स्टार्ट करा था कि शादियां करने का क्या कारण रहा करता था। तो इसने लगभग 500 शादियां की हैं। देखिए बिंबिसार ने कितनी शादी की, आप बता देंगे 500 शादियां की है सन ने बिंबिसार के बारे में। एक बात तो ये बताइए, सॉरी बिंदुसार ने कितनी शादियां की हैं? 500 शादियां की हैं, पहली बात। आगे बढ़ेंगे। देखिए हुआ क्या है, एक बार की कहानी आपको मैं बता देता हूं। ये होता क्या था, जिसे सुंदर देख लिया या मैंने कहा कि ऐसा देख लिया कि जो है ये हमारे राजपाट के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, या इसके वजह से जो है हमारी दूसरी सेना पर कोई आक्रमण नहीं कर सकती, तो उससे शादी कर लिया करते थे, रिश्ते बना लिया करते थे ये लोग। तो एक कहानी ऐसी याद आती है मुझे, हमने पढ़ा की किताब में। तो लोग वह क्या हुआ करते थे, अपने जो है पुत्र को पुत्रियों को भी महल में काम के उद्देश्य से छोड़ जाया करते थे। ऐसी कोई ब्राह्मण रहा होगा, वो उसने ना अपने बेटी को जो है ये छोड़ने आया होगा इनके दरबार में, किसके? बिंदुसार से मिलने आया। बट बिंदुसार उस समय किसी युद्ध में गए हुए थे, किसी भ्रमण पे गए हुए थे, किसी युद्ध में गए हुए थे, किताबें बताती हैं। हुआ क्या, जब बिंदुसार नहीं थे तो वो जो है महारानी आई, और महारानियों ने देखा, वो उस लड़की को जब देखा होगा तो लड़की बहुत सुंदर थी वो। तो महारानी के मन में द्वेष हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जो है बिंदुसार इससे भी शादी कर ले, और शादी करने के बाद हमारी जो है अहमियत कम हो जाए। और अहमियत कम होने का मतलब ये होता है कि जो महारानियां होती हैं उनमें एक बड़ी महारानी होती है जिसे पटरानी बोला जाता है। तो उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि इसे पटरानी बनाने हो, तो इन्हें ऐसा कोई काम दिया जाए, और काम देने के बाद हो क्या कि बिंदुसार उस पटरानी जो मतलब पटरानी बना नहीं पाए, उसे शादी कर नहीं पाए, और बिंदुसार के सामने ये सामने भी नहीं पड़ पाए कभी। तो पटरानियां बड़े जो है महारानियां बड़े दिमाग लगाती हैं, दिमाग लगाने के बाद जैसे काम देती हैं बाल काटने का। और बाल काटने का जब काम देती होंगी तो बाल कोई राजा के तो बाल कोई इंसान काटेगा नहीं, एकदम जो आया और अभी बिल्कुल जो किसी कुछ आता ही नहीं है, तो ऐसे में तो वो किसके काटेगा? आम प्रजा के, आम सैनिकों के, उनके बच्चों के, इनके बाल काटने का काम देती है। मगर प्रकृति का नियम है, जो घटना घटनी है वो जरूर घटेगी। एक दिन क्या हुआ, बिंदुसार बैठे हुए थे, अचानक ये जो है उनके सामने से गुजर गई। और जब ये सामने से गुजरी होगी तो उन्होंने बिंदुसार ने तुरंत जो है उन्हें बुलाया, और बुलाने के बाद पूछा क्या बात है, आप कहाँ से आई? मैंने तो आपको कभी पहले देखा नहीं। तो होता क्या है, बिंदुसार को जब अपनी असलियत बता दी कि मेरे पिता ब्राह्मण है, और ब्राह्मण होने के बाद मुझे यहाँ पर इसलिए लाया गया था कि मैं किसी महल में आपके महल में काम करूं, बट हुआ क्या, मुझे ये काम दे दिया गया। तो बिंदुसार इनसे तुरंत शादी कर लेते हैं इनकी सुंदरता देखते हुए। और वही डर होता है, वही बात उठती है जो उनके पटरानियों के और महारानियों के मन में पहले थी। तो इसे होता क्या है, इसे पटरानी बना लिया जाता है। ठीक है, तो ये कहानी आप इस तरीके से, बहुत सारी शादियां हुई हैं इनकी। अब कल जो हम अपने वीडियो में बात करेंगे, इनके संतानों के बारे में बात करेंगे कि इसके 101 पुत्रों के बारे में जाना जाता है। बिंदुसार की 500 शादियां हुई हैं और 101 पुत्र हैं। और 101 पुत्र में थोड़ा सा मैं चलते चलते आपको बताता जाता हूं। नंबर 2 पे इनके बारे में पुत्रों की संख्या पूछ रहे तो 101 पुत्र हैं, जिसपे हम 2 पुत्रों के बारे में कल चर्चा करेंगे। और कल जो 2 पुत्रों के बारे में हम इतिहास पढ़ेंगे डिटेल में, उनका पहला पुत्र हम बताएंगे आपको, पहला पुत्र बताएंगे सुसीम, और दूसरा बताएंगे आपको अशोक। इनकी कहानियां हम बताना स्टार्ट करेंगे। सुसीम क्या था, कैसा था, क्या करता था, उसके मन की प्रवृत्तियां क्या थी, और अशोक कैसा था, और बिंदुसार इनमें से किसे पसंद करते थे, क्या इन बिंदुसार ने राजा बनाने के लिए, अपने प्रिय बेटे को राजा बनाने के लिए क्या क्या चीजें की होंगी, कैसे कैसे उन्हें ब्राह्मणों के साथ में भी काम किया होगा, कैसे कैसे ये क्या बातें हुई हैं। इनका प्रधानमंत्री कौन रहा होगा इन दोनों का, इन्हें कहाँ कहाँ की सेना मिली हुई होगी, सेना के साथ में इनका व्यवहार कैसा होगा, ये सारी बातें जब कल के वीडियो में आप सुनेंगे तो आपको अपना मालूम पड़ जाएगा कि आगे जो इतिहास की तरफ अग्रसर बढ़ रहे हैं वो इतिहास हमें कुछ और ही दिशा देता हुआ चला जा रहा है। ये कहानी आपके बहुत अच्छे से क्लियर होती जा रही होंगी। मुझे लगता है जिन्होंने मेरा ये पूरा वीडियो देखा होगा उन्हें सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट जरूर किया करें, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी आपको लगता हो आप कमेंट किया करें। ठीक, आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।